हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम व्यंजन तक स्वर तक पढ़े थे और इस वीडियो में हम व्यंजन पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 52 वर्ण होते हैं जिसमें से 11 हमारा स्वर होता है और 33 जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। तो अभी हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्यंजन होता क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी स्वर के नहीं किया जा सकता उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, मैंने स्वर में क्या बताया था कि जब आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आपको किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें सहायता लेने की ज़रूरत पड़ती है और हम सहायता किसकी लेते हैं? स्वर की लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें क पढ़ना है तो क कैसे लिखाएगा? आधा क प्लस अ। तो इसने किसकी मदद ली? अ की मदद ली। अ क्या है? स्वर। ठीक है, तो व्यंजन के जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है और इसे हम कहते हैं व्यंजन। टोटल हमारे पास हिंदी में 33 व्यंजन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में है व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुख से विभिन्न अवयवों जैसे जीभ, दंत, ओठ के स्पर्श या रुकावट से होती है। जैसे मैंने स्वर में कहा था कि जब आप स्वर की उच्चारण करते हैं तो जो मुख से वायु निकलता है वो बिना किसी रुकावट के निकलता है, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है वो किसी न किसी जो हमारे मुख के अंदर है, जीभ है, दांत है, होठ है, उसे स्पर्श करता है। जब आप क बोलते हैं क तो जिह्वा जो है उस जो कंठ है उसको स्पर्श करता है। जब आप च बोलते हैं च तो जो तलवा है उसको, इस तरह जो क ख ग जो उच्चारण करते हैं उस किसी न किसी को स्पर्श करते हुए वायु जो है मुख से निकलता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कहता है? व्यंजनों को अकेले उच्चारित नहीं किया जा सकता, इन्हें स्वरों के साथ जोड़कर ही उच्चारित किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको क बोलना है तो क ये किसके सहायता लिया? वर्ण स्वर की सहायता लिया। स्वर क्या है? अ। ठीक है, ये जो हमारे व्यंजन आ रहा है बिना सहायता के उच्चारण नहीं किए जा सकते और किसकी सहायता लेते हैं? स्वरों की सहायता लेते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब हमें ख लिखना हो तो ख कैसे लिखेंगे? आधा ख धन अ। ठीक है, यहाँ पे अ क्या आया? स्वर। तो जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं स्वर की सहायता से ही उच्चारण करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? व्यंजन शब्दों में विभिन्न ध्वनियाँ और अर्थ प्रदान करते हैं। हाँ, जब हम व्यंजन शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये विभिन्न ध्वनि और अर्थ के साथ आते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखिए हमारे पास स्वर क्या क्या है? अ आ ई उ री ली ए ओ। ये हमारे पास 11 स्वर है। और हमारे पास व्यंजन क्या है? क ख ग घ च छ ज झ। ये जो पूरे आते हैं 33 हैं, ये पूरे, ये हमारे पूरे क्या हैं? व्यंजन हो गए। ठीक है, तो आपको स्वर समझ में आ गया और व्यंजन समझ में आ गया। दो टॉपिक यहाँ पे हमने अभी क्लियर किया। अभी हम इसमें स्वर और व्यंजन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है। ये है स्वर और ये है व्यंजन। ठीक है, तो जब हम स्वर की उच्चारण करते हैं तो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए करते हैं, मतलब किसी की सहायता नहीं लेते। लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम स्वर की सहायता लेते हैं, मतलब हम सहायता लेते हैं। ठीक है, व्यंजन में वायु प्रवाह कैसे होता है? जब हम स्वर को मुख से निकालते हैं तो यहाँ पे जो वायु है, एक मिनट, वो बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। हाँ, क्या कहाँ थे हम लोग? हाँ, जब हम स्वर निकलता है तो वायु बिना रुकावट के
निकलता है, ठीक है। लेकिन वही जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु जो है, जो हमारे मुख के अंदर ओठ है, दंत है, दांत और जो तालु है, इसको स्पर्श करते हुए निकलता है वायु, ठीक है। और स्वर है वो स्वतंत्र उच्चारण होता है। संभव है स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो स्वतंत्र होता है, लेकिन वही जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वह स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। किसकी सहायता लेता है? स्वरों की सहायता लेता है, इसीलिए बोल रहे हैं स्वतंत्र ये नहीं है। कौन? व्यंजन। और शब्दों की भूमिका में स्वर जो होता है व्यंजनों के साथ जोड़ने पर ही अर्थ निकलता है, ठीक है। मतलब स्वर क्या करता है? व्यंजन के साथ जुड़ता है तब उसको अर्थ देता है, ठीक है। वही व्यंजन क्या है? विभिन्न ध्वनियों और अर्थ प्रदान करता है। मतलब वो विभिन्न ध्वनि से, मतलब कमल, कमल तो 3 ध्वनि निकली, कमल, तीनों को मिलने के बाद हमें एक अर्थ मिला, कमल, कमल का फूल, ठीक है, या कुछ भी, किसी का नाम भी हो सकता है। तो आपको स्वर और व्यंजन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। पहले जो हम पढ़े थे वो शॉर्टकट में पढ़े थे, अब जो पढ़ रहे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि स्वर क्या कहते हैं, ठीक है। व्याकरण में स्वरों का महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट जो है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनमें ध्वनि का सृजन मुख्य रूप से होता है और जिन्हें बिना किसी व्यंजन के सहायता से उच्चारित किया जाता है। स्वर्ण वर्ण शब्दों की मूल ध्वनियाँ होते हैं और उनके साथ मिलकर व्यंजन वर्ण का संरचना में योगदान देते हैं। ये सब बात मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब स्वर जो है निकलता है, हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो बिना रुकावट के निकलती है, ठीक है। जब स्वर व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसी से व्यंजन बनता है और ये किसी की सहायता के बिना निकलता है। जब हम स्वर को मुख से निकालते हैं तो ये किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन स्वर जो है व्यंजन के साथ मिलके एक नया अर्थ या शब्द बनाता है। तो ये समझ में आया। अब जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं, ठीक है। तो उच्चारण के समय और मात्रा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग उच्चारण करते हैं ना उस समय और जो मात्रा जो देखते हैं उसको आधार बनाते हैं, तब स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? इन्हें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये जो चारों है ये है ह्रस्व स्वर, ठीक है। कॉमन भाषा में हम क्या बोलते हैं? छोटी ई, बड़ी, तो जो छोटी ई होता है ना, छोटी, छोटा ऊ, उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें बहुत कम समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अ, ई, उ, री, ठीक है, सिंपल सा। लेकिन वही जब हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो उसके उच्चारण में कस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा लगती है। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनकी मात्रा भी बढ़ गई। देखो, अ की जगह आ हो गया, छोटी ई की जगह बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ हो गया। तो ये सब क्या है? ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। अब इसमें आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर बस संस्कृत में प्लुत स्वर को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग उतना नहीं होता है। जैसे ओम, ये जो ओम है वो संस्कृत का है, तो प्लुत स्वर जो है वो संस्कृत में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिंदी में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए सबको जानना चाहिए।
तो यहाँ जो प्लूत स्वर की बात आ रही है वो संस्कृत में प्रयोग होता है। जैसे बोलते हैं ओम अस्तोमा सदगमय, तो जो ओम हुआ वो संस्कृत का स्वर है। ठीक है। प्रयत्न के आधार पे, जीव के प्रयत्न जो के आधार पे 3 भेद है। जब हम जीभ से स्वर को उच्चारित करते हैं तो जो प्रयत्न करते हैं उसके आधार पे भी स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अग्रस्वर, अग्रस्वर मतलब ये जो हमारा जीभ है, ये जो हमारा जीभ है, तो जीभ का जो ये अगला भाग है वो है अग्रस्वर। तो यहाँ से जो स्वर निकलते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए। ठीक है, ये हो गया अग्रस्वर। अब आता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से, मतलब यहाँ से भाग से होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। ओ, ऊ, ओ, औ। ये जो उच्चारण हुए जीभ के पीछे के भाग से हुए हैं, इसलिए इसे बोलते हैं पश्च स्वर। अब आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या होता है, हिंदी में अ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ के मध्य भाग थोड़ा सा उठता है। आप खुद बोल के देखो, समझ में आएगा कि उच्चारण कहाँ से हो रहा है, जीभ के आगे के भाग से या जीभ के पीछे के भाग से या जीभ के मध्य के भाग से। तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, तो ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। वो दे देगा, जैसे ई दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये स्वर के कौन से भाग से निकला है, अग्रस्वर है, पश्च स्वर है या मध्य स्वर है। तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अभी आप जानो तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे हमने स्वर को देखा। अब हम देखते हैं इसके मुखाकृत के आधार पे स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। मुखाकृत के बारे में अभी पढ़ते हैं। तो जो मुख, जो हमारा मुंह है, उसको आकृति देते हैं बोलते समय स्वर को, उसे बोलते हैं मुखाकृत के आधार पे। मतलब मुख के आधार पे स्वर की, मतलब जो हम मुख से बोलते हैं, स्वर को मुख से बोलते हैं, उसके आधार पे कैसे बोल रहे हैं, हमारा मुंह का डिज़ाइन कैसे बन रहा है, उसकी आकृति कैसे बन रही है, उसके आधार पे स्वरों को बांटा गया है। यहाँ पे आता है संवृत, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। ई, ऊ, बहुत कम खुला, तो ऐसे में ये संवृत स्वर है। अर्ध संवृत, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है। ए, ओ, मतलब जो बोल रहे उसमें उससे कुछ अधिक खुल रहा है, तो आता है संवृत। उसके बाद आता है विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। आ, जब पूरा खुल गया तो आया विवृत। ठीक है। उसके बाद आता है अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है। अ, ए, ओ, तो आ गया अर्धविवृत। ये 4 भाग है और ये 4 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ओष्ठाकृति के आधार पे, मतलब हम जो ओठ हैं उसकी आकृति कैसे बनाते हैं, उसके आधार पे भी स्वर्ण को बांटा गया है। जैसे वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब होता है गोल। जिनके उच्चारण में ओठों की आकृति वृत्त के समान होती है, मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारी जो ओठ है वो वृत्त मतलब सर्कल के जैसा बन जाता है, उसे बोलते हैं वृत्ताकार आकृति। ऊ, ओ, जब आप ये बोलते हैं तो जो आपका ओठ है उसकी आकृति जो है वृत्त जैसी होती है, उसको बोलते हैं वृत्ताकार। अवृत्ताकार मतलब जो ओठ है उसकी आकृति सर्कल जैसा नहीं है, मतलब वो कैसा भी हो सकता है पर सर्कल जैसा नहीं है। ई, ए, ओ, तो ई, ए जो आता है वो अवृत्ताकार है। और कुछ होता है उदासीन,
उदासीन मतलब अस्वर के उच्चारण में ओठ उदासीन है, मतलब वो कुछ नहीं, ओठ का जो आकृति है वो कुछ नहीं है। मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे में ओठ की जो आकृति है सिंपल है ठीक है। तो ये आप ओठों की आकृति देखें, और ये सब थे आपके स्वर कितने हैं, क्या है, किसको कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ आपने पूरा स्वर को देखा। मैं अब एक क्लास अलग से लूँगी जो पूरा व्यंजन रहेगा, तो आपको अब स्वर के भाग में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने तरह से बांटे गए हैं, किस तरह से इसका विभाजन हुआ है, किस स्वर का कहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुआ है, इसमें आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि क्या दिक्कत है, और इसको आप कॉपी में नोटबुक कर लेंगे ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे नोट कीजिए, ताकि आप याद हो सके। बिना नोट किए पढ़ना भी सही नहीं होता। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि ग्रो हो। और आप ये सब करते हैं तो मुझे बस मोटिवेशन मिलता है कि मुझे वीडियो और बनाना है, बाकी कुछ और नहीं है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में।